गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? वॉइस क्लियर आ रही तो एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है। ठीक है, चलिए। आज की क्लास में हमको जो चीज पढ़ना था वो पहले मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को निर्वाचन आयोग आज की क्लास में पढ़ाऊं, लेकिन उसमें मैंने कुछ चेंज किया क्योंकि 2-3 आयोग हमको और पढ़ना है तो उसको एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने आज की क्लास का जो टॉपिक पढ़ाना है हमको या हमको पढ़ना है वो टॉपिक है आपातकाल, यानी आर्टिकल 352 से लेके 360 आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और साथ ही साथ वित्तीय आपातकाल, ये 3 टॉपिक हम आज की क्लास में, यानी आप बोल लीजिए पूरा आपातकालीन प्रावधान जो है वो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और यहां से पेपर में क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम आपातकाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है पेपर में रिपीट होते हैं यहां से क्वेश्चन, तो अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। चलिए, अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमारे यहाँ आपातकाल कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला टाइप है आपातकाल का, वो है राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहला टाइप है आपातकाल का राष्ट्रीय आपातकाल। अब यहां पर अगर मैं बताऊं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के क्या क्या आधार होते हैं, तो पहला आधार होता है, अगर आप इसको समझेंगे तो युद्ध। सेकंड होता है बाह्य आक्रमण। और तीसरा आधार होता है सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब यह है कि यह आपातकाल आपके पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में लग सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो तब इस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कोई दूसरा देश हम पर आकर आक्रमण कर दे, युद्ध नहीं हो रहा है, केवल आक्रमण किया है दूसरा देश हम पर, तब इस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और तीसरा है कि हमारे देश के भीतर ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तब भी यह आपातकाल लगाया जा सकता है। और जो तीसरा आधार है उसी को सशस्त्र विद्रोह बोला जाता है। अब यहां पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग नहीं किया गया है। मूल संविधान में जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है अभियांत्रिक विद्रोह। अभियांत्रिक, आप बोल सकते विद्रोह या अभियांत्रिक कारण। अभियांत्रिक विद्रोह को ही हम हिंदी शुद्ध भाषा में आंतरिक विद्रोह बोल देते हैं। क्योंकि आंतरिक विद्रोह या अभ्यांतरिक विद्रोह जो है उसकी हमारे संविधान में कोई परिभाषा नहीं बताई गई है, तो इसलिए ये एक बड़ा मतलब
बहुत मीनिंगफुल शब्द हो जाता है, इसमें कोई भी आधार शामिल हो सकता था। आंतरिक विद्रोह बोलने का मतलब कोई भी आधार, मान लेते हैं कहीं पर दो दलों में प्रॉब्लम आ गई तो उसके कारण पूरे देश में आपातकाल लग जाएंगे। कोई सरकार के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपातकाल लग जाएंगे। तो ये एक बहुत सारे एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट का हो सकता था। इसी के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने जब 1975-76 का समय आया तो इस पॉइंट के आधार पर ही उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, आंतरिक विद्रोह के कारण। क्योंकि वहां पर लोग जो थे, ऐसा माना जा रहा था कि जो पुलिस है और जो सैनिक है, लोग, ऐसा इंदिरा गांधी सरकार का एक्सप्लेनेशन था कि जो लोग हैं, चाहे पुलिस हो या कोई भी सैनिक हो, उनको गवर्नमेंट के विरुद्ध भड़का रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के निर्देशों को फॉलो ना करो। इसी के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने उस आधार को आंतरिक विद्रोह मानकर आपातकाल लगा दिया। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी तो जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार ने 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन के तहत इस आंतरिक विद्रोह शब्द या अभ्यंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया संविधान में। यानी इस शब्द को बदलकर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह शब्द के लिए मतलब यूज किया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब पूरे देश में कहीं पर भी हथियारों के साथ अगर दंगे हो रहे हैं तो वो स्थिति आपातकाल की बन सकती है। तो वर्तमान की स्थिति भी यही है। आपातकाल लगाने के 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब यहां पर एक चीज समझना है आपको, जो यहां पर आपको समझना चाहिए। अगर अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल हमारे देश में लगता है, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल हमारे देश में लगता है तो इसको हम बोलते हैं बाह्य आपातकाल। इसको बोलते हैं हम बाह्य आपातकाल। और यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण, और यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगता है देश में तो इसको बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। क्योंकि इसमें युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, कोई बाहर का व्यक्ति शामिल है, कोई बाहर का देश शामिल है, तो उनके कारण हमारे देश में आपातकाल लगता है, इसलिए इसको बाह्य आपातकाल बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के अंदरूनी सीमा में कुछ सशस्त्र विद्रोह हो रहे हैं या पहले के हिसाब से कुछ आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं तो उसके आधार पर जो आपातकाल लगता है उसको आपका आंतरिक आपातकाल कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है तो उसकी संख्या है 3। एक बार 1961 के आसपास भारत चीन युद्ध के समय, 1971-72 के आसपास भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975-76 के आसपास आपका जो था आंतरिक विद्रोह के कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाया था। यानी भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। भारत चीन युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और आंतरिक विद्रोह के कारण टोटल 3 बार आपके आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। तो 2 बार आपका बाह्य आपातकाल लगा है, जब भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो उसको बाह्य आपातकाल बोलेंगे, और जब इंदिरा गांधी की सरकार ने आपका आंतरिक विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया था इसलिए उसको आंतरिक आपातकाल बोलेंगे। तो क्लियर, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हमको पता चली? इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमारे सामने जो निकल कर आ रही है कि इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये दोनों के समय जो आपातकाल लगा था ये आपका बाह्य आपातकाल था। ये आपका बाह्य आपातकाल था। जबकि जबकि जो आपका इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था
1975 के आसपास, वो आपका आंतरिक आपातकाल था। आंतरिक आपातकाल क्लियर है सभी को? जितनी चीजें यहां पर लिखी है अभी ये बेसिक है, यहां पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसके लगाने के 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। उसके पहले अभ्यंतरिक विद्रोह या आंतरिक विद्रोह आप बोल सकते हैं, यह शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया था, जिसका 1975 में इन्हीं शब्द का प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा करवाई थी। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया, और उन्होंने इस विद्रोह का नाम, मतलब इस आधार का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो ये आपका बेसिक है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो कि चालू होता है आर्टिकल 352 से, उसको डिटेलिंग कर देता हूं इसकी। चलिए, अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, अब यहां पर मैं आपको 2 कॉलम में बांट दे रहा हूं, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 44th अमेंडमेंट एक्ट के पहले की स्थिति, और यहां पे लिख रहा हूं 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद की स्थिति। चलिए देखिए, पहले आपातकाल कैसे लगता था और 44वें संविधान संशोधन के बाद से क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। पहले क्या कैसे आपातकाल लगता था, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को बोलेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, यानी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। इसके बाद ये जानकारी मंत्रिमंडल के पास जाएगी। इसके बाद ये जानकारी मंत्रिमंडल के पास जाएगी, और इसके बाद इस आपातकाल को पारित करने का प्रक्रिया संसद में चालू होगी। इस आपातकाल को पारित करने की प्रक्रिया संसद में प्रारंभ होगी। यानी ये प्रक्रिया होती थी, यानी आप ये बोल सकते हो कि 44वें संविधान संशोधन के पहले केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकता था, आपातकाल की घोषणा कर सकता था। फिर से बोल रहा हूं, 44वें संविधान संशोधन के पहले प्रधानमंत्री की ही केवल सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता था, और उसके बाद वो मंत्रिमंडल को जानकारी देगा प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है, और उसके बाद संसद में पारित करवाएगा, जो भी दोनों सदन से प्रक्रिया के तहत उसको पारित किया जाएगा। क्लियर? तो आपका ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे ही किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बिना अपने मंत्रिमंडल से पूछे राष्ट्रपति, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, उनको यहां पर सिफारिश की कि आप आपातकाल लगा दो, और फखरुद्दीन अली अहमद केवल और केवल इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल लगा दिए, और बाद में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल को बताया और संसद में फिर उसकी प्रक्रिया जो थी वो हुई। ये क्वेश्चन आपका, जो ये पहले की स्थिति है, ये क्वेश्चन आपका
फूड इंस्पेक्टर 2017 के पेपर में पूछा गया था। ये वाला फूड इंस्पेक्टर 2017-18 का जो पेपर था, उसमें यह प्रक्रिया पूछी गई थी कि 44वें संविधान संशोधन के पहले किस तरीके से आपातकाल लगाया जाता था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता था। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने यही देखा कि यहां पर यह मिसयूज होता है, तो इसी के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और उसके तहत क्या किया, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया। अब वो क्या बदलाव है वो देख लेते हैं। अब ये बदलाव क्या है उसको नजर मारते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, प्रधानमंत्री प्लस उसका मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं हम, कैबिनेट मंत्री को। मंत्रिमंडल हम किसको बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री को। मंत्री परिषद बोलते तो उसमें राज्य मंत्री उप मंत्री सब आ जाते, लेकिन यहां पर क्या शब्द का यूज है, मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल ये क्या करेंगे, लिखित सिफारिश करेंगे। ये क्या करेंगे, लिखित सिफारिश करेंगे। किससे करेंगे, राष्ट्रपति से करेंगे। लिखित सिफारिश राष्ट्रपति से करेंगे। अब राष्ट्रपति इनकी लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल की घोषणा करेगा और इसके बाद ये संसद में पारित होगा। इसके बाद ये संसद में पारित होगा। संसद में पारित होने की प्रक्रिया भी मैं इसके बाद समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक अंतर आपको समझ आना चाहिए। क्या बेसिक अंतर हो रहा है, यहां पर पहले केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता था, वो भी केवल मौखिक सलाह पर लगा सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा कर सकता है। और उसके बाद जब यह घोषणा होगी उसके बाद संसद में प्रक्रिया चालू होगी कि आपातकाल की प्रक्रिया को पारित करते हैं कि नहीं करते हो, तो बात का प्रोसेस है। तो ये आपका अंतर है 44वें संविधान संशोधन के पहले और 44वें संविधान संशोधन के बाद। दोनों चीजें आपको क्लियर समझ आ गई हैं, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लियर है ये प्रक्रिया आपको, दोनों को समझ, दोनों प्रक्रिया आपको समझ आ गई है ये। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया, देखिए यहां पर भी संसद में जा रहा है, यहां पर भी संसद में जा रहा है। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो संसद में क्या प्रक्रिया होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपातकाल तो यहां पर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, लेकिन अगर संसद ने उसको पारित नहीं किया तो आपातकाल नहीं लग सकता। अगर संसद ने उसको खारिज कर दिया, इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया, तो आपातकाल खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो अब यह प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपातकाल के दौरान संसद में कैसे यह प्रक्रिया होती है। अब देखिए आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी। अब राष्ट्रपति ने जैसे ही आपातकाल की घोषणा की है, जल्द से जल्द संसद का सदन सत्र बुलाया जाएगा। अगर संसद सत्र में नहीं है तो जल्द से जल्द आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएगा। अब देखिए संसद का सत्र बुलाया जाएगा। अब संसद के सत्र को बुलाया गया, संसद का सत्र बुलाया गया। अब संसद का सत्र जैसे ही बुलाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग चालू हुई। लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग चालू हुई। अब जैसे ही सत्र बुलाया गया, वैसे ही इनके सामने आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव आया। वैसे ही क्या हुआ, आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव लाया गया और इनको टाइम यहां पर दिया जाएगा। जिस दिन यहां पर आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव रखा गया, जिस दिन रखा गया वहां से 1 महीने के भीतर, वहां से 1 महीने के भीतर इनको आपातकाल संबंधित प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन से अलग अलग पारित करना
जरूरी है। आपातकाल के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन से पारित करना अलग अलग जरूरी है। 1 महीने के भीतर, जिस दिन इसको रखे लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में एक साथ रख रहे हैं, जिस दिन रखे वहां से 1 माह के भीतर इसको पारित करना जरूरी है। कौन से बहुमत से पारित होगा? तो अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, उसको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। पहले साधारण बहुमत से पारित होता था। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको विशेष बहुमत से कर दिया गया। तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या है? कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 बहुमत। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत बोलते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदन से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर संसद इसको विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। एक बार में यह आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। 6 महीने बाद अगर इस आपातकाल को फिर से आगे बढ़ाना है तो फिर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करो, फिर 6 महीने आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ाना है, फिर विशेष बहुमत से संसद प्रस्ताव पारित करेगी, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो 6-6 महीने करते हुए अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 6-6 महीने करते करते राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। अब यहां पर आप थोड़ा सा एक चीज समझिए कि मान लीजिए आपका आपातकाल जब लग रहा है, जब आपातकाल की घोषणा की जा रही है, उस समय लोकसभा विघटित है, यानी लोकसभा है ही नहीं। जब आपातकाल की घोषणा हो रही है उस समय लोकसभा विघटित है, लोकसभा विघटित है। अब देखिए यहां पर यह प्रश्न उठना चाहिए आपके मन में कि आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। अब जब लोकसभा विघटित है तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर आपातकाल लगा लेगा? क्योंकि आपातकाल लगाने के लिए तो राष्ट्रपति को क्या है? मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता है। तो अब बताइए, क्या आपातकाल जब मंत्रिमंडल है ही नहीं, लोकसभा विघटित हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाएगा वो उसकी विवेकी शक्ति है? क्या कहना है आपका? क्या लगता है आपको? अगर ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगा सकता है? क्या लगता है आपको? हम ये प्रावधान तो पढ़ते हुए आते हैं कि अगर लोकसभा विघटित है तो लोकसभा के विघटन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्यसभा से पारित हो जाना चाहिए। जब लोकसभा लगेगी तब वो ऐसा करेंगे। पढ़ते हैं ये आप, ऐसा नहीं। लोकसभा विघटित, चलिए मैं आपको इतना स्पष्ट कर दे रहा हूं, लोकसभा विघटित होने पर भी आपातकाल लग सकता है। लेकिन मेरे को यह जानना है आपसे, क्योंकि कई बच्चे अब यहां पर जैसे विपिन जी बोल रहे नहीं लग सकता, तो मेरा आंसर है लग सकता है। जब लोकसभा विघटित है तब भी आपातकाल लग सकता है। बस मेरे को यह जानना है क्या वो आपातकाल जो लगेगा वो राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है? अगर नहीं तो वो किसकी सलाह पर आपातकाल लगाएगा, ये जानना है मेरे को। क्योंकि लोकसभा तो विघटित हो चुकी है, लोकसभा विघटित हो चुकी है, यानी आपके जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल था वो खत्म हो चुका है। कहने का मतलब ये है।
अरे कोई तो आंसर दे दो। आराध्या जी वही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर लोकसभा विघटित हो गई है तो लोकसभा के विघटन होने के पश्चात क्या मंत्रिमंडल बना रहता है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अगर मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा आप लोग बोल रहे हैं तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या उस समय लोकसभा के विघटन के बाद क्या मंत्रिमंडल बना रहेगा जो उसको सलाह देगा? मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ। जैसे तुषाल जी और आराध्या जी ने बोला है कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, तो लिखित अनुशंसा के लिए यहां पर लोकसभा विघटित होगी तो क्या मंत्रिमंडल रहेगा जो लिखित अनुशंसा देगा? चलिए, विपिन जी आपका आंसर गलत है। और जो सही आंसर क्या है? अगर लोकसभा विघटित है तो ऐसी स्थिति में भी आपको यह पता होना चाहिए, ये पेपर में एक बार व्यापम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी था। क्या क्वेश्चन है? जब लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा के जब विघटन होता है तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिश लेकर जाता, अपना इस्तीफा देने जाता है कि आप लोकसभा को विघटित कर दो। जब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा देने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास और सिफारिश करता है कि आप लोकसभा को विघटित कर दो, तो राष्ट्रपति जब लोकसभा का विघटन करने का आदेश देता है तो उस समय वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से यह सिफारिश करता है कि जब तक नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाता तब तक आप अपने कार्य को करते रहो। यानी वो इस्तीफा तो ले लेता है लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि सलाह पर ही कार्य कर सकता है, इसलिए जब तक नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाता तब तक पुराना मंत्रिमंडल अस्थायी रूप से काम करता रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, जब तक नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाता तब तक जो पुराना मंत्रिमंडल है वो अस्थायी रूप से काम करता रहेगा, अस्थायी रूप से। क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तो मंत्रिमंडल हमेशा होना ही चाहिए, मंत्रिपरिषद हमेशा होना ही चाहिए। तब यहां पर क्या होता है, जब राष्ट्रपति विघटित करने की घोषणा करता है लोकसभा को तो उस समय वो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल है उसको बोलता है कि आप जो है जब तक नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता तब तक आप अपने पद पर अस्थायी रूप से काम करते रहो। तब यहां पर लोकसभा विघटित हो रही है तब भी क्या करेगा, मंत्रिमंडल जो है वो अस्थायी रूप से काम करता रहता है। ठीक है, काम वो कोई शक्ति नहीं है गीतांजलि जी, ये कोई राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है क्योंकि राष्ट्रपति उसकी सलाह पर ही काम करेगा। और राष्ट्रपति अगर कोई रहेगा ही नहीं तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता रहेगा, तो पूरी तो विवेक की शक्ति हो जाएगी। तो इसी के लिए जैसे कि आप पढ़ते हैं, जब तक पुराना नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तो पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पुराना उपराष्ट्रपति पद पर बना रहता है। जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं आता पुराना लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है विघटन के बाद भी। तो वैसे ही जब तक नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाता पुराना मंत्रिमंडल अस्थायी रूप से काम करता रहता है। तो अगर वो मंत्रिमंडल भी राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा तब भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। तो ये भी राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा विघटित होती है और उस समय आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा करता है तब क्या होगा, तब यह होगा कि जैसे ही अब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, संसद का सत्र बुलाया जाएगा क्योंकि लोकसभा तो विघटित है तो लोकसभा हो ही नहीं सकती, राज्यसभा की तो बैठक हो सकती है, राज्यसभा की तो बैठक हो सकती है। तो राज्यसभा को बोला जाएगा कि आप 1 महीने के अंदर, राज्यसभा को क्या बोला जाएगा कि आप 1 महीने के अंदर इस आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव को पारित करो। अगर इन्होंने पारित कर दिया तो आपातकाल जारी रहेगा, अगर इन्होंने पारित नहीं किया तो आपातकाल वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए इन्होंने पारित कर दिया
तो इन्होंने जब पारित कर दिया तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव होंगे, नई लोकसभा आएगी। अब ये नहीं है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर स्थिति बन रही है, निर्वाचन आयोग चुनाव करवा सकता है तो चुनाव हो भी सकता है। अब यहां पर चुनाव हुआ, अब नई लोकसभा निर्वाचित होकर आई। अब नई लोकसभा जैसे ही निर्वाचित होकर आएगी, उसकी पहली बैठक होगी, तो उस बैठक में इस आपातकाल के प्रावधानों को रखा जाएगा, कि ये प्रस्ताव को रखा जाएगा। अगर वो 30 दिन के भीतर पहली बैठक से, नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर अगर वो इस प्रस्ताव को पारित करते हैं कि आपातकाल जारी रहे, तो आपातकाल जारी रहेगा। अगर ये पारित नहीं करते तो आपातकाल हट जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर यह है कि अगर लोकसभा विघटित है तब भी आपातकाल लग सकता है। लेकिन जरूरी क्या है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, तो राज्यसभा 1 महीने के भीतर उसको पारित करेगी। अगर राज्यसभा पारित नहीं करती तो आपातकाल तो वैसे ही खत्म हो गया। तो राज्यसभा के ऊपर पावर यहां पर आ जाएगी। लेकिन जब लोकसभा बैठेगी तो लोकसभा के पास भी ये पावर जाएगी, क्योंकि लोकसभा है ही नहीं उस समय, इसलिए वहां पर लोकसभा से पारित नहीं करवाना पड़ रहा है। सभी को समझ आ गया, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जो जो चीज मैंने बोला यहां पर जल्दी बताइए, जो जो चीज यहां पर बोला सभी को क्लियर है? चलिए, अब यहां पर हमने ये देख लिया कि आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है। हमने ये देख लिया कि आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है। अगर हम यहां पर अब ये देखें कि आपातकाल को खत्म करने की प्रक्रिया क्या है, आपातकाल को खत्म करने की प्रक्रिया, आपातकाल को लगाने की प्रक्रिया अपने को समझ आ गया? क्या पूछ रहे हैं? वही तो बोला सुशील जी, अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो आपातकाल खत्म हो जाएगा। गीतांजलि जी, अगर राज्यसभा ने 30 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर अगर उसको पारित नहीं किया आपातकाल के प्रावधान को, तो आपातकाल वहीं खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने, राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो जब नई लोकसभा निर्वाचित होकर आएगी तो उनकी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा को आपातकाल संबंधित प्रावधानों को पारित करना पड़ेगा। अगर वो पारित नहीं करते तो आपातकाल हट जाएगा। नूरीन जी, जब राष्ट्रपति घोषणा करता है वहां से 6 महीने चलता है। जब राष्ट्रपति घोषणा करता है वहां से 6 महीने चलता है। अगर मान लीजिए लोकसभा के 4 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा ने पारित किया, क्योंकि 6 में से 4 महीने बीत चुके हैं, तो 2 महीने के लिए केवल आपातकाल और जारी रहेगा। जब राष्ट्रपति घोषणा करता है, उसकी घोषणा की तारीख से 6 महीने के लिए आपातकाल लगता है, घोषणा की तारीख से। अगर ये आपातकाल जब लगेगा, घोषणा की तारीख से 6 महीने लगेगा। अगर लोकसभा, वहां पर जब लोकसभा विघटित और नई लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें 4-5 महीने लग जा रहे, तो अगर वो पारित करेंगे तो जो बचा हुआ समय है केवल उतने समय तक ही वो आपातकाल चलेगा। उसके बाद अगर उनको आपातकाल फिर से आगे बढ़ाना है तो फिर संसद से प्रक्रिया करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए ही चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक? चलिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है खत्म करने की क्या प्रक्रिया है। आपातकाल खत्म करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। क्या प्रक्रिया है आपातकाल खत्म करने की? देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया है, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके आपातकाल को वापस ले सकता है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कभी भी
आपातकाल को उन लोग बोलेंगे वापस ले ले, राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा करेगा और आपातकाल को वापस कभी भी ले सकता है। यानी ये पहली प्रक्रिया हो गई कि राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल को वापस ले सकता है, लेकिन वो भी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ले सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी विवेकी शक्ति सलाह पर लेगा। आगे देखिए दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है? लोकसभा के द्वारा। अगर लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि आपातकाल को वापस लेना है, तो राष्ट्रपति आपातकाल को वापस ले लेगा। यानी ये दो ही प्रक्रिया है। देखिए, आपातकाल लगाने के लिए संसद का विशेष बहुमत लग रहा है, जबकि आपातकाल को हटाने के लिए केवल लोकसभा का साधारण बहुमत लगेगा। पहला तो खुद घोषणा करके वो कभी भी वापस ले सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल मान लीजिए वो राष्ट्रपति को सलाह ही नहीं दे रहे हैं वापस ले ले। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती, यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तब भी राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा आपातकाल को वापस लेने के लिए, अगर लोकसभा प्रस्ताव पारित कर देती है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? सबसे पहले इस प्रक्रिया, ये इसकी प्रक्रिया कैसे होगी वो देख लीजिए। सबसे पहले लोकसभा के 1/10 सदस्य, सबसे पहले लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित सिफारिश करेंगे। लिखित सिफारिश करेंगे किससे? अगर लोकसभा सत्र में है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो ये किससे सिफारिश करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष से सिफारिश करेंगे कि हम जो है आपातकाल को खत्म करने का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो ये प्रस्ताव कितने लोगों के द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि हम लोकसभा का मतलब लोकसभा में के द्वारा इस आपातकाल को खत्म करने का एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले 1/10 सदस्य अगर लोकसभा सत्र में चल रही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह प्रस्ताव देंगे कि हम जो है लोग इस आपातकाल को खत्म करने का एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा सत्र में नहीं है, अगर लोकसभा की मीटिंग ही नहीं चल रही है, तब ये 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को जाकर प्रस्ताव देंगे। ये 1/10 सदस्य किसको देंगे? राष्ट्रपति को जाकर ये प्रस्ताव देंगे कि हम लोकसभा के द्वारा ये जो आपातकाल लगा उसको वापस लेने का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति को जब ये प्रस्ताव मिलेगा, क्योंकि लोकसभा सत्र में नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? 14 दिन के भीतर लोकसभा का सत्र बुलाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? 14 दिन के भीतर, जिस समय 1/10 सदस्यों ने उनको प्रस्ताव दिया था, 14 दिन के भीतर लोकसभा का एक सत्र बुलाएगा, विशेष सत्र। और उस स्थिति में यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लेगा। तो दो तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल वापस लिया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति स्वयं एक घोषणा करके आपातकाल को कभी भी वापस ले सकता है, और दूसरा, लोकसभा के साधारण बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। तो याद रखना, आपातकाल लगाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। राज्यसभा राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, लोकसभा के पास शक्ति है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए दोनों के पास शक्ति है, दोनों के पास इक्वल शक्ति है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वहां पर विशेष बहुमत से यह आपातकाल लगता है, हटाने के लिए साधारण बहुमत लगता है। यह चीज इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ आ गया आपातकाल को लगाना और आपातकाल कैसे हटाया जाता है? सभी को समझ आ गया ये? चलिए, अब हम ये देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के
प्रभाव क्या है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यही देखते हैं मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको देखना चाहिए क्या है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आपातकाल है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो बाह्य आपातकाल है। बाह्य आपातकाल कहने का मतलब वो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण वो आपातकाल लगाया गया है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया है वो बाह्य आपातकाल है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका आर्टिकल 19 है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। यानी अगर बाह्य आपातकाल लगा है, बाह्य आपातकाल कहने का मतलब यह है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश में आपातकाल लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, वो खत्म हो जाएगा। कब तक के लिए खत्म रहेगा? जब तक आपातकाल लगा हुआ है तब तक के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपातकाल हटेगा वापस आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपातकाल लगा है, बाह्य आपातकाल है, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, बाह्य आपातकाल का मतलब होता है युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण। अगर आंतरिक आपातकाल लग रहा है तब आपका आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, आंतरिक आपातकाल लगेगा यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। यहां पर ये खुद निलंबित हो जा रहा है। बाह्य आपातकाल लगा तो आपका आर्टिकल 19 खुद से खत्म हो गया। जब तक आपातकाल लगा तब तक के लिए वो निलंबित रहेगा, सस्पेंड रहेगा। जैसे ही आपातकाल हटेगा वो फिर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको कहां से है? आर्टिकल नंबर 358 में ये बताया गया है, आर्टिकल नंबर 358। आर्टिकल 358 में इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं वो तो और कान खोलकर सुनिए। जो सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है उसको समझिए। ये तो यहां पर पेपर में क्वेश्चन आता है और अपने से गलती होता है, कई बुक में ठीक से इसको समझाया भी नहीं गया है, तो इसको आप ठीक से समझिए। अब देखिए, अगर यहां तो ये हो गया बाह्य आपातकाल लगा, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो गया। ये आपने, ये पूरा चीज जो है उसको आपने पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार क्या है। जब बाह्य आपातकाल लगेगा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, तो ऐसी स्थिति में आपका आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। एक मिनट रुकेंगे तो फोन आ रहा है, एक मिनट। अब आगे देखिए,
अब देखिए यहां पर आपका ये आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो गया। अब आपका एक आर्टिकल 359 है। आर्टिकल 359 ये बोलता है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। कब करता है वो समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर आपका आपातकाल लगा, तो आपातकाल जैसे ही लगेगा तो आपका आर्टिकल 19 तो खुद खत्म हो गया। लेकिन अगर बाकी भी तो मौलिक अधिकार हैं आपको, तो बाकी भी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड पावर दी गई है राष्ट्रपति को, जो कि मंत्रिमंडल की सलाह पर ही यूज करेगा। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अगर आपके बाकी मौलिक अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपके बाकी जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं, अगर वो इस आपातकाल के दौरान अगर उसका उल्लंघन होता है, अगर आपातकाल के दौरान उन आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है 20 और 21 को छोड़कर, तो आप उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आप उसको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। यानी आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको यह समझ आ रही है कि अगर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति अगर एक आदेश निकालता है, आर्टिकल 359 के तहत अगर राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी वो न्यायालय जाने के पर रोक लगाता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक आदेश के माध्यम से वो ये बोलेगा कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 20-21 को छोड़कर आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन आपके मौलिक अधिकार आपको मिले रहेंगे। मौलिक अधिकार आपके पास रहेंगे, बस आप उसको अगर वो उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी वो न्यायालय जाने पर रोक लगाता है। वो आप कई नॉर्मल बुक में पढ़ेंगे तो क्या लिखा रहता है? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो बाकी मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते, वो आपको न्यायालय जाने के लिए रोक लगा देता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार आपके पास रहेंगे, लेकिन वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी उसका उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर यहां पर यह बोला गया है कि आर्टिकल अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से यह घोषणा कर सकता है कि जितने भी नागरिक या लोग जो हमारे यहां रह रहे हैं, अगर उनका आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो न्यायालय नहीं जा सकते उसको लागू करवाने के लिए। बाकी 20 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, आपको गिरफ्तारी से संरक्षण देना और जीवन जीने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 20-21 में उनका उल्लंघन होगा तो आप आपातकाल के दौरान भी न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया तो 20-21 को छोड़कर आप किसी भी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर आपका ये दोनों में अंतर क्या है? यहां पर आर्टिकल 19 तो खत्म हो जा रहा है, यहां पर आर्टिकल 19 खत्म हो जा रहा है, खुद से ही खत्म हो जा रहा है जब तक आपातकाल लगेगा। लेकिन यहां पर क्या है? राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा, राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा। यहां पर आदेश निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर आदेश निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद खत्म हो गया है। यहां पर क्या है? आर्टिकल 359 ये बोल रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा और उस आदेश के में ये लिखा रहेगा कि यहां पर आपके मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जाने में रोक है। तो आर्टिकल 20-21 को छोड़कर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा आपातकाल के दौरान तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये कब होगा? जब राष्ट्रपति ने आदेश निकाला है तब। अगर नहीं निकाला है तो आप न्यायालय जा सकते हो, निकाल दिया तो आप न्यायालय जाने में रोक हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, स्पेशली याद रखिएगा, यहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है निलंबन नहीं हो रहा, यहां फंडामेंटल राइट्स के तहत न्यायालय जाने का निलंबन हो रहा है।
फंडामेंटल राइट्स आपके बने हुए हैं, यहां पर फंडामेंटल राइट्स आपके बने हुए हैं, केवल न्यायालय नहीं जा सकते आप, ये चीज है बस। क्लियर है सभी को यहां पर? जल्दी बताइए, सबको समझ आ गया है? क्लियर? अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो आर्टिकल 358 है ये बाह्य आपातकाल के लिए बात करती है। ये बाह्य आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, जबकि आर्टिकल 359 आपकी बाह्य और आंतरिक दोनों के विषय में बात है। ये बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों के विषय में ये पावर है, चाहे वो आपातकाल बाह्य हो चाहे वो आपातकाल आंतरिक हो, दोनों के विषय में आर्टिकल 359 का प्रयोग करके आपके राष्ट्रपति के द्वारा आदेश के माध्यम से न्यायालय जाने के अधिकार को रोक लगाई जा सकती है। क्लियर है सभी को यहां तक? तो ये हो गया आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, पेपर में क्वेश्चन व्यापम में भी आया था। क्या क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? गलत है, केवल आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होता है और आदेश के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। नहीं, आदेश के माध्यम से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जाने पर आपका बैन लगता है, ना कि आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। ये चीज विशेषकर बात को ध्यान से सुनिएगा और इस चीज को याद रखिएगा। अब हम यहां पर यह देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्य के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो विधानसभा होती है राज्यों की, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो विधानसभा होती है राज्यों की या विधानसभा जो होती है वो विघटित या निलंबित नहीं होती, विघटित या निलंबित नहीं होती। यानी ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो राज्य की विधानसभाएं विघटित हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। विधानसभा अपना चलते रहती है, ना ही उसको निलंबित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो याद रखिएगा कि यहां पर विधानसभा भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती, लेकिन संसद का बनाया हुआ कानून और राज्य का विधानसभा दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो संसद का ही लागू होगा। तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की विधानसभाएं तो बनी रहती हैं, उनके प्रशासनिक तंत्र कार्यपालिका सब बने रहते हैं, केवल संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। केवल इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब बाकी चीजें आपको पता ही है कि आपातकाल के दौरान जो होता है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साल के लिए एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है, संसद के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जब आपको मैं संसद या विधानमंडल पढ़ा था दोनों में बताया था कि आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 5th लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय। तो यहां पर 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को एक बार करके 2 बार बढ़ाया गया था, एक एक साल करके। फिर उस जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो गए। क्लियर है सभी को? तो ये है आपका पूरा जितने भी चीजें यहां पर मैंने बताई है,
ये सभी आपका राष्ट्रीय आपातकाल को कवर करता है। क्लियर है सभी को यहां तक? राष्ट्रीय आपातकाल सभी को समझ आ गया है? तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। याद कर लीजिएगा, भारत चीन युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और आपका 1975-76 आपका जो इंदिरा गांधी की सरकार के समय आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। तो इतना है आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब हम यहां पर हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिखा हुआ भी है, अभी दिखा दूंगा, सब चीज नोट्स में लिखी भी हुई है। चलिए अब यहां पर देखते हैं राष्ट्रपति शासन। इस राष्ट्रपति शासन को ही बोला जाता है राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, और इसी को बोला जाता है संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। अब एक चीज जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में याद रखिएगा, एक चीज राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, भारत के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगे। अगर वहां पे मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सिफारिश देता है कि भारत के किसी विशेष हिस्से में आपातकाल लगाना है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो किसी विशेष हिस्से में यह हो सकता है जो युद्ध से प्रभावित हो उन्हीं हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए दे। वो सब चीज याद रखिएगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये पूरा भारत है, एक एग्जांपल, भारत के केवल ये वाले हिस्से में आपातकाल की घोषणा हुई है। मान लेते हैं भारत के केवल ये वाले हिस्से में आपातकाल की घोषणा हुई है, इन हिस्से में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन तब भी अगर मंत्रिमंडल के ये चाहते हैं या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ये सिफारिश देता है कि यहां पर जो हम प्रावधान लागू कर रहे हैं वो पूरे देश में लागू हो जाए, यानी हमको पूरे देश की जितनी भी विधानसभा है उसकी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमारे पास ही रहे, तो जब तक आपातकाल लगा है पूरे देश की राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपातकाल भारत के पूरे हिस्से में या किसी विशेष हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और अगर चाहा जाए तो ऐसा नहीं कि जो केवल प्रभावित हिस्सा है उसी में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलेगा। वो अगर आपातकाल आधे में भी लगा है तब भी संसद पूरे देश की राज्य सूची, देश के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं यहां पर। चलिए अब देखिए राष्ट्रपति शासन जो होता है इसको ये 2 प्रकार के होते हैं। एक बताया गया है आर्टिकल 356 में और एक बताया गया है आर्टिकल 365 में। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन 2 प्रकार से लग सकते हैं, एक होता है आर्टिकल 356 के तहत और एक होता है आर्टिकल 365 के तहत। अब देखिए यहां पर क्या होता है, आर्टिकल 356 जो है ये संवैधानिक विफलता के कारण लगाया जाता है आपातकाल, या आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक विफलता के कारण यह राष्ट्रपति शासन लगता है। संवैधानिक विफलता कैसे, इसको मैंने आपको दिल्ली वाला पढ़ाते समय भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं रह जाता या किसी गवर्नमेंट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जा रहा है और उसके बाद किसी राज्य की जो सरकार कोई भी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो संवैधानिक विफलता हो गई। तो संवैधानिक विफलता हो गई तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में देखे राष्ट्रपति शासन लगाए क्योंकि वहां पर कोई गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं था तो राष्ट्रपति शासन लग गया, तो इसको संवैधानिक विफलता बोलते हैं। अब देखिए जब संवैधानिक विफलता की स्थिति आती है, जब संवैधानिक विफलता की स्थिति आती है
तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है उस राज्य में। यानी राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि हमारे यहाँ संवैधानिक विफलता हो गई है, जिसके कारण हमारे राज्य में आप क्या कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और दूसरा, राष्ट्रपति जो है अपने खुद से भी, मतलब बिना राज्यपाल की सिफारिश के, राज्यपाल की बिना सिफारिश से भी वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यपाल की बिना सिफारिश से भी वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जैसे मैंने दिल्ली के केस में बताया था, केंद्र सरकार जो रहती है वो यहाँ पर सलाह देगी कि उसको यहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए, वहां पर बाकी लोग बोल रहे हैं हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही केंद्र सरकार, तो इस कारण वहां पर क्या हुआ है, आपातकाल लगा के रख दिए हैं। तो इस कारण यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि राज्यपाल की सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल की बिना सलाह के भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है संवैधानिक विफलता के कारण। अब देखिए यहां पर आर्टिकल 365, ये दोनों आधार याद रखिएगा, 356 में क्या बोला है, 365 में क्या बोला है। 365 ये बोलता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र के दिए निर्देश के अनुसार कार्य ना करे तो कार्य ना करे। यानी आर्टिकल 365 ये बोलता है कि केंद्र सरकार समय समय पर, क्योंकि भारत जो है, भारत में आप देख लीजिए, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, और संघ की जो सरकार होती है वो राज्यों को समय समय पर निर्देश देती है, सलाह देती है कि आप इसके अनुरूप कार्य करें। अब राज्य, केंद्र सरकार कुछ सलाह दे रही है और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों को नहीं मान रही है या उसका उल्लंघन करती है समय समय पर, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, या मतलब लगा सकता है। तो यहां पर आप ये देखिए, इसको डिटेलिंग नहीं की गई है कि ये क्या क्या आधार हो सकते हैं निर्देश देने के, केवल आर्टिकल में केवल इतना बोला गया है कि अगर केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों को राज्य सरकार नहीं मानती या उसका समय समय पर उल्लंघन करती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसकी डिटेलिंग कहीं नहीं दी गई है, केवल आर्टिकल हमको इतनी ही चीजें बताता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के दो आधार हैं, और राष्ट्रपति शासन कहां लगता है, राज्यों में लगता है। तो यहां पर जो देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के दो आधार है, आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक विफलता चुनाव से संबंधित है, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जा रहा है, वो सब कारण है। और दूसरा आर्टिकल 365, राज्य सरकार केंद्र के दिए निर्देशों के अनुसार कार्य ना करे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये दो आधार है राष्ट्रपति शासन को लगाने के, जो कि 356 और साथ ही 365 में बताया गया है। क्लियर है। अगर हम बात करें सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा था, पंजाब में सबसे पहली बार लगा था। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां लगा है बताइए, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा हुआ है बताइए, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां लगा है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन यहां पर बोला जा रहा है जेके में, जम्मू कश्मीर में। देखिए, पीएससी कुछ भी आंसर ले ले, उसमें हमको नहीं पता, लेकिन जो सबसे ज्यादा लगा है वो है मणिपुर में। सबसे ज्यादा लगा है मणिपुर में 10 बार। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में 10 बार। इसका आप कुछ प्रूफ भी देख सकते हैं, दिखा देते हैं आपको।
देख लीजिए यहां पर, ये है आपका, देख लीजिए सबसे ज्यादा आपको यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पर देख लीजिए सबसे ज्यादा मणिपुर में लगा है, आप देख लीजिए मणिपुर में 10 बार लगा है, जम्मू कश्मीर में 9 बार लगा है, पंजाब में 9 बार, हरियाणा में 3 बार, दिल्ली 1 बार, राजस्थान 4 बार, गुजरात 5 बार, गोवा 5 बार, कर्नाटक 6 बार, महाराष्ट्र 3 बार, केरल 5 बार, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 3। तो ये सब डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो याद रखिएगा मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जबकि पंजाब में आपका कितनी बार लगा है, पंजाब में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये आपका पूरा डेटा है जो कि लेटेस्ट डेटा है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा हुआ है, मणिपुर में लगा हुआ है 10 बार। क्लियर। अब यहां पर जो है कुछ चीजें आपको और दिखा देता हूं। अब यहां पर यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के समय लगा है, दूसरे नंबर पे है मोरारजी देसाई। देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लाल बहादुर शास्त्री के समय 1 बार लगा है, इंदिरा गांधी की सरकार के समय 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, क्योंकि इंदिरा गांधी देखिए 2 बार कार्यकाल में यहाँ पे 51 बार इंदिरा गांधी की सरकार में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके बाद देख लीजिए मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 17 बार लगा है, चरण सिंह के समय 4 बार लगा है, राजीव गांधी के समय 6 बार लगा है, वीपी सिंह के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग में लगा है, चंद्रशेखर 5, पीवी नरसिम्हा राव 11। तो यहां पर याद रख लीजिए इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल एक ऐसे इंद्रपाल जो यहां पर जो है इंद्र कुमार गुजराल एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में एक भी आपातकाल नहीं लगा है, मतलब राष्ट्रपति शासन कहीं भी नहीं लगा है। क्लियर है। तो याद रखिएगा इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में एक बार भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में नहीं लगा है। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसे डेटा आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इंद्र कुमार गुजराल एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में एक बार भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, क्योंकि देखिए कार्यकाल 1 साल का लेकिन राष्ट्रपति शासन कहीं भी नहीं लगा है। देवगौड़ा के समय 1 बार लगा है, मनमोहन सिंह के समय 12 बार लगा है और नरेंद्र मोदी के समय 10 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, ये आपके न्यूज़पेपर में आया था दैनिक भास्कर में, वहां से मैंने निकाला हुआ है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 51 बार इंदिरा गांधी के समय, सबसे ज्यादा सबसे कम देख लीजिए इंद्र कुमार गुजराल लगा ही नहीं है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक डेटा मैं और यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं। अब देख लीजिए ये मोदी जी के शासनकाल में कहां कहां राष्ट्रपति शासन लगा है। महाराष्ट्र में 28 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014, जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी 2015 से 1 मार्च 2015, जम्मू कश्मीर में फिर से लगा 8 जनवरी 2016 से 4 अप्रैल 2016,
फिर अरुणाचल प्रदेश में 25 जनवरी 2016 से 19 फरवरी 2016, उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, फिर उत्तराखंड में लगा 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016, फिर जम्मू कश्मीर में 19 जून 2018 से 30 अक्टूबर 2019, फिर जम्मू कश्मीर में फिर लगा 31 अक्टूबर 2019 से अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 12 नवंबर 2019 से 23 नवंबर 2019 में लगा था, और पुडुचेरी में 25 फरवरी 2021 से लगा था, 2021 में खत्म होकर वहां चुनाव हो गया। तो ये आपके डेटा है कि मोदी जी के कार्यकाल में 10 जगह राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए 4 बार है। तो ये डेटा को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं आपको दे दूंगा आपको ये नोट्स में, तो इसको याद कर लीजिएगा कि मोदी जी के कार्यकाल में जो है 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्लियर है सभी को ये डेटा? और ऐसे डेटा पेपर में आ रहे हैं आजकल, तो ये डेटा को उसमें मत लेना कि चलो नहीं पढ़ते या नहीं करते। पेपर में आजकल ऐसे ही डेटा आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने इसके पहले बताया कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो भी देख लीजिएगा। मे भी आपको 2021 या 20 का जो पीएससी था उसमें भी आपातकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पर, अगर अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कैसे लगाया जाता है वो देख लीजिए। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, संवैधानिक तंत्र की विफलता या केंद्र के निर्देशों को नहीं माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करेगा, जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अब राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर भी लगा है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संसद 2 महीने के भीतर, संसद 2 महीने के भीतर उस प्रस्ताव को पारित करेगी। कहां से? संसद से। यानी जैसे ही राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगेगा, उस राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन में पेश किया जाएगा, और 2 महीने, याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने था, यहां पर 2 महीने है। 2 महीने के भीतर क्या किया जाएगा, उस आपातकाल को के प्रस्ताव को, राष्ट्रपति शासन वाला जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाएगा संसद के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज, किस बहुमत से पारित किया जाएगा? साधारण बहुमत से। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। ये चीज इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो विशेष बहुमत लगता है पारित करने के लिए अलग संसद के सदनों में, जबकि आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां पर कौन सा बहुमत लगेगा? साधारण बहुमत लगेगा, दोनों सदन से पारित होना चाहिए। सेम चीज, अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा से पारित होना चाहिए। लोकसभा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है सुनिए, अगर मान लीजिए जब राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय लोकसभा जो है वो विघटित है, तो राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा उसको 2 महीने के भीतर पारित करेगी। अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती तो उस राज्य से राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। अगर पारित कर देती है तो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। अगर, अब क्या होगा, राज्यसभा, लोकसभा विघटित है, अब लोकसभा जब बैठक में आएगी, नई लोकसभा का गठन हुआ, नई लोकसभा बैठी, तो नई लोकसभा जब बैठेगी तो याद रखिएगा 30 दिन के भीतर उसको पारित करना है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर 2 महीने होगा, नहीं। अगर लोकसभा विघटित है और उसके बाद लोकसभा लग रही है तो पहली बैठक से 30 दिन के भीतर ही उसको पारित करना पड़ेगा, जैसा राष्ट्रीय आपातकाल में था। अब यहां पर 2 महीने है तो इसको यह मत समझ लेना कि यहां भी 2 महीने मिलेगा। अगर विघटित है तो विघटित के बाद जब नई लोकसभा आएगी तो 30 दिन के भीतर ही उसको पारित करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? सभी को यहां तक ये बात समझ आ गई कि पारित कैसे करना है? तो सेम चीज वही है, साधारण बहुमत से पारित करना है। अगर दोनों सदन सत्र में हैं, दोनों सदन चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2 महीने के भीतर पारित करना है। लेकिन अगर यहां पर स्थिति ऐसी कि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा 2 महीने में पारित करेगी, लेकिन जब नई लोकसभा बैठेगी तो उसको 30 दिन के भीतर ही पारित करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रपति शासन एक बार के लिए 6 महीने के लिए लगता है। राष्ट्रपति शासन एक बार के लिए 6 महीने के लिए रखता है। 6-6 महीने करते हुए इसको 3 साल तक मैक्सिमम लगाया जा सकता है। 6-6 महीने करते हुए
3 साल तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। लेकिन 6 महीने पहली बार लग गया, फिर दोबारा अगर 6 महीने लगता है तो 1 साल बाद अगर हमको राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है तो यहां पर निर्वाचन आयोग की सलाह लेना पड़ेगा। यहां पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही इस राष्ट्रपति संसद यह है संसद को इसकी क्या सलाह लगेगी, निर्वाचन आयोग की सलाह लगेगी। निर्वाचन आयोग सलाह देगा कि वहां पर मैं चुनाव नहीं करवा सकता, तभी राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर निर्वाचन आयोग सलाह देता है कि नहीं मैं तो चुनाव करवा लूंगा, तो राष्ट्रपति शासन फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा 6 महीने के लिए लगेगा। 6 महीने बाद संसद ने फिर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया, फिर 6 महीने लगेगा। अब उसको अगर और आगे बढ़ाना है तो निर्वाचन आयोग यानी केंद्र के निर्वाचन आयोग की सलाह लगेगी। अगर वो सलाह देता है तो फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये बोलता है कि नहीं मैं चुनाव करवा लूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन फिर आगे नहीं बढ़ेगा और वहां पे चुनाव की घोषणा होगी और नए चुनाव के बाद वहां पर आपकी जो भी है नई गवर्नमेंट चुनकर आ जाएगी। अब यहां पर देखिए कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या पड़ता है। क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मौलिक अधिकार में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। यानी सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स में आपको कोई भी बदलाव या कमी नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन से हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स प्रभावित नहीं होता। ना तो आर्टिकल 19 प्रभावित होगा, ना तो 20-21 वाला जो प्रावधान था, कुछ नहीं। वो केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रभावित होता है, ना कि राष्ट्रपति शासन के समय। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का हमारे मौलिक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे मौलिक अधिकार बने रहेंगे, वो आपके निलंबित या ये सब कुछ नहीं होते। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होता था, राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो संसद क्या करेगी? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन अगर किसी, हाँ क्या पूछ रहे हैं, वहां पर नहीं हुआ है अभी जो है, जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बाद अभी देखे 3 साल होने के लिए आएगा, चुनाव हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। उसको खत्म कर दिए थे, लेकिन हमारे संविधान में पंजाब में भी ऐसा हुआ है, 3 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन पंजाब में जब 3 साल से ऊपर हुआ तो संविधान में एक प्रावधान जोड़ दिए उन्होंने कि पंजाब में ये चीज लागू नहीं होगी। जब 3 साल से ऊपर वाली स्थिति आती है कहीं पर भी राज्य में, 3 साल से ऊपर वाली स्थिति जब भी आती है कि 3 साल से ऊपर होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देते हैं, संविधान में एक प्रावधान जोड़ देते हैं कि ये 3 साल वाला प्रावधान फलाने राज्य में लागू नहीं होगा। जैसे पंजाब वाला केस में जोड़ दिया गया था कि पंजाब में लागू नहीं होगा, वैसे ही जम्मू कश्मीर वाला भी केस है, उसमें भी वही चलता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी पहले अपना संविधान चलता था, अब वो खत्म होके यहाँ के संविधान आए हैं, तो कुछ कुछ वहां के प्रावधान अभी भी चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर जब भी ऐसा होता है तो यहां पर केंद्र सरकार क्या करती है, संसद से संविधान में एक संशोधन करवाती है और संशोधन करके क्या बोलती है कि फलाने राज्य में 3 साल से ऊपर वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। तो ऐसा हो जाता है, जैसे ही कंप्लीट होने आएगा वो चीज वैसे ही लागू करके या तो वो चुनाव करवा देंगे या तो कुछ कर देंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका बहुत बार उल्लंघन हुआ है, आप देख ही रहे हैं, लगभग 120-123 बार जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना उल्लंघन हुआ इसका। चलिए, अब यहां पर देखते हैं जो चीज मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मौलिक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केंद्र राज्य संबंध में क्या प्रभाव आता है वो देख लेते हैं। सीधी सी बात है, जब राष्ट्रपति शासन क्यों लग रहा है, तो पहला आधार क्या है, संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता क्या है, विधानसभा, आपको मैंने बताया अभी जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है वो क्या है, निलंबित है। निलंबित का मतलब, अगर विघटित बोलते तो विघटित होते ही 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवाए जाते हैं। विघटित हो जाती ना तो विघटन के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव होते हैं। और निलंबित का मतलब क्या होता है कि अभी वहां पर चुनाव अभी कराने की स्थिति नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, विधानसभा को निलंबित करके रखा है। जब भी निलंबन हटाएंगे तब वहां पर पूछा जाएगा कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो ले भाई विघटित कर दो। तो निलंबन का मतलब यह होता है
कि निलंबन के दौरान आपका जो है विधानसभा जो है वो पुरानी तो गई, लेकिन वहां पे चुनाव नहीं होंगे। विघटित कर दिए बोला जाएगा तो विघटित का मतलब यह है कि आपको 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो इसी के लिए यहां पर क्या होता है, इसलिए आप ये बोल सकते हो कि जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो विधानसभा या तो विघटित हो जाएगी या तो निलंबित भी हो सकती है। यानी जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा विघटित ही होगी, वो निलंबित भी हो सकती है। तो इसी के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद उस राज्य की विधानसभा विघटित भी हो सकती है, निलंबित भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा में क्या बताया गया है, उसको विघटित करने के बारे में बताया गया है कि निलंबित करने के बारे में बताया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि विधानसभा के पास तो पावर ही नहीं रह गई, विधानसभा निलंबित है यानी विधानसभा तो है ही नहीं, और विघटित बोल दूं तब भी विधानसभा नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे भी राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ गया, संसद के पास आ गया। उस राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ गया, संसद के पास आ गया। अगर संसद चाहती है कि वहां पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाए, अगर संसद चाहती है, कानून तो संसद ही बनाएगी, लेकिन वहां पर शासन कौन करेगा, उसकी चीज बता रहा हूं। कानून तो संसद ही बनाएगी राज्य सूची में, लेकिन वहां पर शासन कौन करेगा, शासन कौन करेगा। अगर संसद चाहती है कि राष्ट्रपति शासन करे तो राष्ट्रपति शासन करेगा। अगर संसद चाहती राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई शासन करे, यानी राज्यपाल, पूरी प्रशासनिक शक्ति राज्यपाल के पास आ जाए, तो राज्यपाल के पास आ जाएगी। तो यहां पर आपका डिपेंड करता है संसद के ऊपर कि राज्य सूची के विषय पर तो संसद ही कानून बनाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री होता तो उसको देते, अब मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां पर किसका शासन आ गया, राष्ट्रपति का शासन। तो संसद चाहती है कि वो कि अपनी रिपोर्ट किसको दे, राष्ट्रपति को दे, तो राष्ट्रपति को देंगे। अगर राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई है, राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति को युक्त करता है कि आप अपनी रिपोर्ट इसको देंगे, तो उन लोग उसको देंगे, प्रशासनिक अधिकारी। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या है, संसद जो है राष्ट्रपति को या उसके राष्ट्रपति के अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा प्रशासनिक प्रमुख बनाकर, तो वो कौन होता है, राज्यपाल ही होता है और कुछ नहीं होता। तो राष्ट्रपति चाहता है प्रशासनिक अधिकारी जो पूरी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में रखे, तो अपने हाथ में भी हो सकती है। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि कोई अधीनस्थ हो, तो संसद क्या करेगी, उसके अधीनस्थ को ये पावर दे देगी कि आप अधीनस्थ को जानकारी मिलेगी, अधीनस्थ राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति सरकार को देगा। तो कुल मिलाकर यहां पर यह कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति शासन के समय संसद जो है पूरे राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति, प्रशासनिक पावर जितनी भी है वो राष्ट्रपति या उसके अधीनस्थ के पास केंद्रित कर सकती है। तो राष्ट्रपति शासन का ये आपका मेन पॉइंट है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं हो रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा चलती है, केवल संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती, राज्य विधानसभा भी कानून बना सकती है, लेकिन जहां एक दूसरे से टकराव होगा वहां पे केंद्र संसद का कानून मान्य होता था। लेकिन राष्ट्रपति शासन में तो विधानसभा ही नहीं, या तो वो निलंबित है या तो विघटित है, तो कानून वानून कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगी। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो या तो राष्ट्रपति को या उसके अधीनस्थ को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति शासन को वापस कैसे लिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन को वापस लेने का केवल एक ही आधार है, वो क्या आधार है, राष्ट्रपति घोषणा करके, राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा करके राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है। यानी यहां पर लोकसभा या संसद के पास कोई पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करे। यहां पर जो पावर है केवल राष्ट्रपति के पास है कि मंत्रिमंडल उसको सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उस राज्य से राष्ट्रपति शासन वापस लेने का घोषणा कर देगा। तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति शासन को वापस लेने की पावर केवल राष्ट्रपति के पास है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि लोकसभा जैसे राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने की पावर लोकसभा के पास थी, यहां पर नहीं है। क्लियर है सभी को, सभी को चीजें क्लियर हो गई है, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन।
तो अब वित्तीय आपातकाल बच्चे उसको मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आज तीनों प्रकार के आपातकाल होंगे तो कंफ्यूजन फिर आएगा। वित्तीय आपातकाल जो है छोटा सही है, कुछ नहीं है, तो वित्तीय आपातकाल अपन करेंगे, और वित्तीय आपातकाल खत्म होते ही फिर उसके बाद जो बच्चा इधर निर्वाचन आयोग है वो वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन आपने पढ़ लिया है, नोट्स में आपको इसका दे रहा हूं और नोट्स को पढ़ लीजिएगा। बाकी जितनी चीजें मैंने बताया है उतनी ही चीजें नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। एक बार नहीं समझ आएगा दोबारा देखिएगा, लेकिन इसको पढ़िएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। और जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि किसमें सबसे ज्यादा आपातकाल लगा है, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा किसमें लगा है, वो सब भी पढ़ के रखिएगा। कभी अलग से क्वेश्चन आ गया ना तो वहां पे आपको काम आएगा वो। ठीक, तो चलिए यहीं पर आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूं, अब मिलूंगा मैं आपसे कल। चलिए, धन्यवाद।